हेलो दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। इसका नोटिफिकेशन आने में अभी समय है और आपको रिवीजन करने का पर्याप्त समय है। मैं इसकी शुरुआत डीएलएड सिलेबस से किया हूं। इसमें मैंने 1 से 2 वीडियो आपको जीएस सिलेबस का भी आपके बीच में पोस्ट किया है। डीएलएड सिलेबस की बात करें तो इसमें यूनिट 1 के 4 टॉपिक्स का मैंने आपको डिटेल और एमसीक्यू दोनों तरह के वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया है। अगर टॉपिक 5 की बात करें तो उसका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपके बीच में रखा है। दोस्तों, पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो है शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल बताया है और जैसा कि मैं सभी टॉपिक का पहले आपके बीच में डिटेल रख रहा हूं और फिर उसका एमसीक्यू, तो इसका भी एमसीक्यू लेकर के आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके बीच में उपस्थित हूं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें संकलित किए हैं, इसके पहले भी मैंने ये बातें बताई हैं आपको, लेकिन चूंकि नया वीडियो है इसलिए इसमें भी मैं आपको ये बातों पर जरूर फोकस करूंगा कि जो भी वीडियो आप एमसीक्यू का देखते हैं और उसके बाद उसके पहले डिटेल देखते हैं, तो दोनों में एक समानता होती है और खास करके एक ऐसी व्यवस्था होती है कि डिटेल और एमसीक्यू दोनों को अगर ऐड करें तो आपको एक ब्रॉड नॉलेज मिल सके इस चैप्टर का, जो भी टॉपिक आपके बीच में मैं रखता हूं। तो चलिए, आज यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 5, शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति का एमसीक्यू आपके बीच में रखता हूं और आप उसे एक एक करके ध्यान से देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। यह स्वायत्त मानव को तैयार करती है। यह बहुत सारे रोजगार पैदा करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। ये जो कथन है ना, शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्या कहता है? तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार के शिक्षा के संदर्भ में सही है? ध्यान दीजिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार के शिक्षा के संदर्भ में सही है। यानी जो सही है उस पर टिक आउट करना है। जैसे हुआ है उसी तरह यह बच्चे को समझता है, यानी शिक्षा जैसी है उसी तरह से यह बच्चों को समझता है। यह एक विशेष विधि पर आधारित है। यह बच्चे को एक रूपरेखा में बांधता है। यह बच्चे को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी शिक्षा है उसी तरह से वो बच्चों को समझती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके अनुसार, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, किसके अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी पूछा जा रहा है कि किसने ये बातें कही हैं, किसके अनुसार? तो जिद्द कृष्णमूर्ति, हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टालॉजी या महात्मा गांधी। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नंबर 4, कट एंड ड्राइड सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य द्वारा किस तरह की शिक्षा का उत्पादन किया जाता है? कुशल और रचनात्मक दोनों, कुशल, न तो कुशल और ना ही रचनात्मक, सिर्फ रचनात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो कट एंड ड्राइड सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य द्वारा कुशल शिक्षा का उत्पादन किया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि कट एंड ड्राइड क्या है, तो ये भी मैं आपके बीच में रखता हूं और इसे पूरी तरह से आपको समझाता हूं।
शिक्षा का कट एंड ड्राइड सिद्धांत, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। कोई भी शिक्षा जिसे उन्नत, तैयार या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी शिक्षा को कट एंड ड्राइड सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर देखिए कि कुशल शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें उपयोग किए गए संसाधनों के निचले स्तर पर अधिक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। यह जो मानव द्वारा कट एंड ड्राइड सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरी ओर अगर रचनात्मक शिक्षा की बात करें तो रचनात्मक शिक्षा को निष्पादित करने के लिए उचित सोच और योजना की आवश्यकता होती है। इसलिए कट एंड ड्राइड सिद्धांत रचनात्मक शिक्षा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये जान लेते हैं कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। उक्त कथन किसका है? जॉन ड्यूई, पेस्टालॉजी, महात्मा गांधी या राधा मुकुंद मुखर्जी? कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने ही कहा है कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। आप इसे नोट भी कर लें क्योंकि अक्सर कथन वाले प्रश्न जो होते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप इन नोट करेंगे 2 से 3 बार, अगर इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक प्रक्रिया जिसमें बच्चे का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है और आकार लेता है, वह प्रक्रिया क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन या विकास? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है और आकार लेता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अब बात करते हैं और वो क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के लक्षण है या हैं? ऑप्शन ए देख लीजिए, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह व्यक्ति के सभी पहलुओं में विकास में मदद करता है, चाहे वह मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक हो, यह सामाजिक समायोजन में मदद करता है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि शिक्षा की अवधारणा है या है? शिक्षा की अवधारणा क्या होती है? देखिए डिटेल में भी मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। अब उसी आधार पर आपको यहां देखना है व्यवहारवाद एवं संज्ञानात्मक, रचनावाद, मानवतावाद या संयोजकतावाद। तो दोस्तों शिक्षा की जो अवधारणा है वो व्यवहारवाद एवं संज्ञानात्मक, रचनात्मक, मानवतावाद और संयोजकतावाद, ये सभी हैं इसके अंतर्गत, शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समय लगता है दोस्तों आपके लिए ये एमसीक्यू बनाने में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जब आपके बीच में ऐसे प्रश्न रखता हूं तो आप एक लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे अपने मेहनत का वो फल मिल सके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, शिक्षा स्वप्न, असंतोष और व्यर्थता से रहित होती है और तटस्थ और सरल होती है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा में चिंता का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। शिक्षा स्वप्न, असंतोष और व्यर्थता से रहित होती है और तटस्थ और सरल होती है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा में चिंता का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, तटस्थता का विकास करना। ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया में अवैयक्तिक जुड़ाव को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी की गहरी व्यक्तिगत सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है शिक्षकों की भूमिका एक दर्शक की है। तो इसमें जो शिक्षा में चिंता का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की गहरी व्यक्तिगत सहभागिता सुनिश्चित करना। इस कथन के अंतर्गत संदर्भ में शिक्षा की चिंता का केंद्र बिंदु यही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? कि शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विकास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, वह है प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये जो है ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन के आधार पर, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए। इस संबंध में किसने एक मॉडल पेश किया है, अरविंद, टैगोर, गांधी या विवेकानंद ने? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद ने जो मॉडल पेश किया है वह है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य से एक और क्वेश्चन यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन आप देख लीजिए यहां पर, जीविकोपार्जन, मानसिक विकास, चरित्र निर्माण, आत्मबोध। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जीविकोपार्जन भी है, मानसिक विकास भी है, चरित्र निर्माण भी है, आत्मबोध भी है, यानी ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में अभी एक अरविंद का मॉडल आपने देखा। अब हम लोग कथन पर आ जाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अमूल्य व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। उक्त कथन किसका है? टीपी नन का, लॉर्ज का, रॉस का या विवेकानंद का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस का। विद्यालय शिक्षा की प्रकृति भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, तो विद्यालय से भी प्रश्न आपके बीच में रखना जरूरी है। तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे जो महत्वपूर्ण सूचक है वो ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विचार से रिलेटेड है कि शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यह विचार किसने दिया है? कोई व्यक्ति नहीं, यहां पर वेदों की बात हो रही है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋग्वेद ने शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, यह विचार प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक को जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह से समझा जा सकता है, यानी छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, रखा जाना चाहिए, ये है यहाँ पर। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण करें, प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए, ऑप्शन सी है कक्षा प्रबंधन तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना, वही ऑप्शन डी है कि कक्षा में छात्र के उचित स्थान बैठने की व्यवस्था को सुगम बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण करें, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के प्राप्त की गई शिक्षा क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा? तो दोस्तों, जहां कोई विशिष्ट उद्देश्य ना हो, निश्चित अवधि ना हो, निश्चित स्थान ना हो, ऐसी शिक्षा जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा के बौद्धिक विकास उद्देश्य से संबंधित नहीं है? बुद्धि की खेती, आध्यात्मिक विकास, संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास, प्रशिक्षण और दिमाग का गठन।
तो यहां पर जो देख रहे हैं कि शिक्षा के बौद्धिक विकास उद्देश्य से जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या दर्शाता है। शिक्षा को सभी के लिए उन परिस्थितियों को सुरक्षित करना चाहिए जिनके तहत व्यक्तित्व सबसे पूर्ण रूप से विकसित होता है। ऑप्शन बी है इसे पूरे समाज की शांति और खुशी में योगदान देना चाहिए। ऑप्शन सी है इसमें हर साल अधिक से अधिक संस्थान होने चाहिए। कुल मिलाकर यह निजी क्षेत्र की चिंता होनी चाहिए। तो शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शिक्षा को सभी के लिए उन परिस्थितियों को सुरक्षित करना चाहिए जिनके तहत व्यक्तित्व सबसे पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में सबसे सही दृष्टिकोण है। कौन सा शिक्षा के सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में सबसे सही दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए देख लीजिए, व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामाजिक लक्ष्यों को वरीयता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में निहित है। वही ऑप्शन डी है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक ही सिक्के के केवल दो पहलू हैं। तो जो सबसे सही दृष्टिकोण है वो ऑप्शन नंबर डी है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नंबर 22 है कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है, उन्हें सफल नहीं होने देता। ऑप्शन देख लीजिए, कठोर पाठ्यचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र या लचीली समय सारणी। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, कठोर पाठ्यचर्या अगर होगी तो विद्यालय में बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विद्यालयी शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 2, 5, 4 या 3। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। अब ये चारों जो चरण है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत में विद्यालय प्रणाली के ये जो 4 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। निम्न प्राथमिक आप देख रहे हैं आयु 6 से 10 वर्ष तक, उच्च प्राथमिक जो देख रहे हैं 11 और 12 वर्ष, और माध्यमिक जो देख रहे हैं वो 13 से 15, और उच्चतर माध्यमिक 17 और 18। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये जो 4 स्तर है कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है। यह है, देखिए, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर जो है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। ऑप्शन देख लीजिए, एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक असमानता। एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता। पहला में क्या था, शैक्षिक असमानता। ऑप्शन बी है शैक्षिक समानता। ऑप्शन सी है स्कूल के वार्षिक दिवस जैसे विशिष्ट अवसरों पर विभिन्न संस्कृतियों के नृत्य संगीत का प्रदर्शन। वहीं ऑप्शन डी है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष वर्ग बनाना। तो यहां पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता होगी। यह बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके बीच में 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू रखा। यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 5, शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। इसका एमसीक्यू जो भी मैंने आपके बीच में रखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार किया। अब ये तो आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोशिश किया दोस्तों कि आपको एक बेहतर एमसीक्यू का सेट प्रोवाइड कर सकूं इस टॉपिक से रिलेटेड। और आगे भी
प्रधान शिक्षक से रिलेटेड जो डीएलएड का सिलेबस है उसका यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज पहले डिटेल और फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू आपके बीच में रखता रहूंगा और जीएस सिलेबस की तैयारी भी कराता रहूंगा। दोस्तों, अगर इन सभी वीडियोस का, इन सभी टॉपिक का, इन सभी जीएस के टॉपिक का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।